नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो पेपर 1 है या फिर आपका कोई और सा भी एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं, टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड जयवंत राम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जयवंत राम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम स्पीकर थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, जयवंत राम, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, चंबा होगा। चंबा में ये कहाँ से संबंध रखते थे? चंबा में ये भटियात से जो था वो संबंध रखते थे। ये भी पता होना चाहिए। देखिए, इनकी इंटेलिजेंसी की बहुत बातें होती हैं। कहा जाता है कि ये इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार ये भाषण दे रहे थे और जवाहरलाल नेहरू भी जो था वो सभा में थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनसे कहा था कि और थोड़ा 10-20 मिनट कंटिन्यू कीजिए अपने भाषण को। वो इतना जबरदस्त भाषण जो था वो दे रहे थे। तो ये चंबा से संबंध रखते थे और भटियात जो था, भटियात क्षेत्र जो चंबा का है, वहाँ से ये एग्जैक्टली संबंध रखते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात करते हैं तो चंबा में 5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। देखिए, आज का पेपर का पैटर्न इस तरह से चेंज हो गया है कि टफ लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, आसान क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। अगर अभी ये पूछ लिया जाए ना कि चंबा में 5 विधानसभा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो शायद बहुत सारे बच्चे जो चंबा से संबंध नहीं रखते या जिन्होंने चंबा कभी विजिट नहीं किया वो नहीं बता पाएंगे। चंबा में जो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें एक तो चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है अपने आप, जो चंबा शहर है वो एक इसमें आता है। चंबा के अलावा यहाँ पर जो है वो एक भटियात आता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। भटियात के अलावा डलहौजी, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वो आता है। डलहौजी के अलावा भरमौर जो कि लैंड ऑफ शिवा है, जहाँ पर मणिमहेश यात्रा स्टार्ट होती है। और भरमौर के अलावा चुराहा आता है। ये जो है वो यहाँ पर आते हैं। अब इनमें से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेड्यूल कास्ट कितनी है रिजर्व और शेड्यूल ट्राइब कितनी है, तो चुराहा जो विधानसभा क्षेत्र है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब के लिए बात करते हैं तो भरमौर जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर जो प्रेजेंट टाइम में है वो है श्री कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन सी विधानसभा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंध रखते हैं। और विधानसभा पूछी जाए तो भटियात विधानसभा से ही जो है ये संबंध रखते हैं। भटियात क्षेत्र से ही जो है ये चुनकर आते हैं। तो ये भी कुलदीप सिंह पठानिया जी के बारे में ध्यान रखना है। और जयवंत राम जी का तो आपने लिंक कर ही लिया, पंडित जयवंत राम जी का, तो इस तरह से ये लिंक हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। तो हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही बात की जा रही है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 2011 का जब सेंसस हुआ तो हमें पता चलता है कि सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ रेट आती है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो है वो आती है। लाहौल स्पीति की डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो माइनस में थी, -5.0 जो था वो इसकी डिकेडल ग्रोथ रेट थी। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस जिले की जो डिकेडल या डिसेंडल ग्रोथ रेट थी वो माइनस में थी, तो वो लाहौल स्पीति की जो था वो माइनस में थी, ये पता चला। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो लाहौल स्पीति के बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट की डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे कम थी? वो थी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की थी, आपने ये भी ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की थी कितनी। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की थी 7.39% डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की थी। अगर उसी तरह पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऊना की थी। डिस्ट्रिक्ट ऊना की कितनी थी? डिस्ट्रिक्ट ऊना की 16.26% थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो हमीरपुर की कितनी थी? हमीरपुर की थी 10.19%। 10.19% थी। मंडी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, मंडी की बात करते हैं तो मंडी की थी 10.92%। 10.92% जो था वो मंडी की थी। और दूसरी ओर आपने ये भी ध्यान रखना है कि डिकेडल या फिर इसको डिसेनियल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। डिसेनियल डिकेडल मतलब जो एक दशक में हुई। अब 2011 की जब जनगणना हुई तो ये 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो डिकेड, 2001 से 2011 का जो डिकेड है, दशक है, उसके बीच में जो हुई वो अनुमानित यहाँ पर की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पीजेंट होल्डिंग अबव 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2010-2011। तो बोलते हैं कि 2010-11 की जो जनगणना हुई एग्रीकल्चर की, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कितने पीजेंट हैं, ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड जो है वो है।
तो ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया गया है, बिलो 1%, बिलो एबव 1%, एबव 2%, एबव 3%। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन ए यानी कि वन ओनली का मतलब है बिलो 1% है। 1% से कम किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग जो है वो 1% से कम है। अब देखिए 10 हेक्टेयर से कम है, सॉरी, हम बात करते हैं किसानों के बारे में तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। किसानों की बात करते हैं तो किसानों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक मार्जिनल किसान होते हैं, एक होते हैं स्मॉल फार्मर, एक होते हैं सेमी मीडियम फार्मर, एक होते हैं मीडियम फार्मर, एक होते हैं लार्ज फार्मर। ये जो मार्जिनल किसान होते हैं ये वो किसान होते हैं जिनके पास बिलो 1 हेक्टेयर लैंड जो है वो होती है। जो स्मॉल किसान होते हैं इनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है। ये जो सेमी मीडियम किसान होते हैं इनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है। और ये जो मीडियम किसान हैं इनके पास जो है वो 4 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में जो है वो भूमि होती है। और जो हम मुद्दे की बात कर रहे थे अभी, क्वेश्चन हमारा था कि 10 हेक्टेयर, तो 10 हेक्टेयर जो है वो लार्ज किसान आते हैं। जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक का एरिया होता है उनको कहते हैं लार्ज किसान। तो लार्ज किसानों की अगर बात की जाती है तो लार्ज किसान कितने परसेंट आते हैं, ये 0.30% जो है वो आते हैं। और अगर हम बात करते हैं मीडियम किसानों की तो मीडियम जो लैंड होल्डिंग है वो है 2.06%। अगर हम सेमी मीडियम की बात करते हैं तो सेमी मीडियम है 8.25%। अगर हम बात करते हैं स्मॉल किसानों की तो स्मॉल फार्मर है 17.40%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मार्जिनल किसानों की तो मार्जिनल किसान आते हैं 71.45%। ये आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक साथ पूछ लेगा। तो एक तो 71.45 करते हैं और दूसरा 17.40% करते हैं। इनको प्लस अगर आप कर देंगे तो प्लस करके जो है वो 88.85% जो है वो आ जाएगा। और ये आंसर आपका हो जाएगा कि आपके जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 88.85 साथ में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके पास इतनी परसेंट ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो है। लैंड होल्डिंग का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं डीपी सूद कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट इन विच ईयर। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो एक कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम था डीपी सूद कमीशन। ये जस्टिस डीपी सूद की अध्यक्षता में जो था वो गठित किया गया था, इसलिए इसको डीपी सूद कमीशन जो था वो कहा गया। इसका काम था, इसको काम दिया गया था कि जो बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, एक इंक्वायरी करनी है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि इसको कब सेटअप किया गया था। इस कमीशन को सेटअप किया गया था वर्ष 2011 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सरकार के द्वारा जो था वो 13 जून 2011 को एक कमीशन सेटअप किया गया। बेनामी लैंड जो डील होती है उसके ऊपर बताना है। इसमें सिर्फ एक ही सदस्य थे जिनका नाम डीपी सूद जो था वो हुआ करता था। जस्टिस डीपी सूद जो था वो इसमें सदस्य थे। अब इस कमीशन के द्वारा जो था वो रिपोर्ट जो सौंपी जानी थी वो सौंपी जानी थी कि 2003 से लेकर 2011 के बीच में जो बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन हुई है वो कितनी हुई है, किस तरह से क्या रिपोर्ट है। तो इनके द्वारा जो था ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। परंतु क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट इनके द्वारा की गई थी ये 29 मई को की गई थी और ईयर था 2012 ईयर था। तो ये कमीशन 2011 में जो था वो सेटअप किया जाता है। 2012 में ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपता है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें सिर्फ डीपी सूद, जस्टिस डीपी सूद अकेले मेंबर इसमें जो है वो होते हैं जो अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन बनाएगा कि डीपी सूद कमीशन किससे संबंधित है, तो वो बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन से संबंधित है। इसको कब सेटअप किया गया, 2011 में सेटअप किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 2012 में इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट जो था वो सौंप दी गई थी। बस इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन रुपीज एट करंट प्राइजेस ड्यूरिंग 1950-51। बोलते हैं 1950-51 में करंट प्राइजेस पर आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी। अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की तो पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी थी हिमाचल प्रदेश की, 2000 बात की जा रही है 1950-51 की, तो ये पर कैपिटा इनकम थी 240 रुपीज़। ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, ये तो हो गई 1950-51 की, बड़े पहले की बात है। परंतु अभी भी तो आपको पता होना चाहिए कि करंट प्राइजेस पर हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है। देखो, अगर हम बात करते हैं करंट प्राइजेस पर 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कि हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो वो है 2,63,000
35,199 रुपये। ये जो है अब हिमाचल की पर कैपिटा इनकम हो गई है। उसी तरह अगर ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश की, इसी तरह अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे इंडिया की पर कैपिटा इनकम, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,85,854, 1,85,854। ये हिमाचल की पर कैपिटा ये इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। हिमाचल की तो 2,35,199 है। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ तक सीमित नहीं रहता, कभी भी वो कंपेयर करेगा क्वेश्चन को। वो पूछेगा कि 2023-24 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हिमाचल की पर कैपिटा इनकम 2,35,199 थी। 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है वो 2,18,778 थी। कितनी थी ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 2,18,788 रुपीज़। ये जो था वो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम थी 2022-23 के अकॉर्डिंग। अब इसमें कितनी ग्रोथ जो है वो देखी गई ये पूछा जाएगा। तो इसमें ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, जो पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करके ग्रोथ आएगी वो आएगी ग्रोथ 7.5%। 7.5% ग्रोथ देखी गई अगर इफ़ यू कंपेयर दिस पर कैपिटा इनकम विद प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पर कैपिटा के ऊपर जो है यही लिमिटेड से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत लंबे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं और ये आपने जान भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर अगर आपने देखो टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है तो टेस्ट सीरीज में और भी इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज ग्रुप जो है ना वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज ग्रुप इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ शाह नहर कैनाल। तो बोलते हैं शाह कैनाल जो है ना, ये शाह नहर इसको कहते हैं। शाह नहर कैनाल का जो मुख्य जो लाभार्थी जिला है हिमाचल का वो कौन सा है? तो मुख्य जो लाभ मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जो है वो मिलता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को मुख्य रूप से यहाँ पर जो है वो लाभ मिलता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल का आता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो प्रोजेक्ट को बांटा गया है। मेजर प्रोजेक्ट आते हैं, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट आते हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो आते हैं। तो ये शाह नहर परियोजना हिमाचल की इकलौती जो है वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो मुख्य रूप से यहाँ से बेनिफिट लेता है। और ये कितना एरिया कवर करती है? तो 15,287 हेक्टेयर एरिया जो है ये कवर करती है। ठीक है जी, 15,287 हेक्टेयर एरिया जो है ये कवर करती है। इसी तरह हमारे पास कुछ मीडियम प्रोजेक्ट भी आते हैं, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट भी आते हैं। ये जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं इसमें जो है वो एक प्रोजेक्ट आता है बल वैली प्रोजेक्ट, जो कि मंडी में पड़ता है ऑब्वियसली। बल वैली प्रोजेक्ट जो है वो कितना एरिया जो है वो कवर करता है? तो वो 2,780 हेक्टेयर एरिया जो है वो कवर करता है। एक आता है बल वैली के अलावा सिद्धाता परियोजना आती है कांगड़ा की, सिद्धाता परियोजना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की आती है। ये जो है वो 3,150 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कवर करती है। एक चंगर परियोजना आती है। ये जो चंगर परियोजना है ये बिलासपुर में जो है वो पड़ती है और ये परियोजना जो है वो 2,350 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कवर करती है। तो ये तीन परियोजनाएं भी आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा बल वैली हो गया, सिद्धाता हो गया, चंगर प्रोजेक्ट हो गया। और मेजर प्रोजेक्ट्स में तो आपने पढ़ ही लिया कि मेजर प्रोजेक्ट्स में शाह नहर परियोजना 15,287 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कवर करती है। ठीक है जी, यहाँ पर मैच करने को क्वेश्चन आए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप तैयार रहने चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच लीडर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एग्जाइल्ड फ्रॉम सिरमौर स्टेट ऑन द सस्पेंशन ऑफ नॉट बीइंग लॉयल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस नेता को राजभगत न होने के संदेह में सिरमौर राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। एक ऐसे भी नेता थे जिनको जो है वो सिरमौर से जो है वो निर्वासित कर दिया गया था, सिरमौर से जो था वो उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर राजभक्त न होने का संदेह जो था वो किया गया था। तो वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बाद में चलकर जो है वो बनते हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम जो था वो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो सिरमौर देखो एक रियासत हुआ करती थी और सिरमौर रियासत में जो है वो ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो जज हुआ करते थे। तो सिरमौर के राजा का एक केस चला हुआ था। इन्होंने सिरमौर के राजा के पक्ष में फैसला नहीं दिया था, कुछ मन मिटाव वहाँ से हो गया था। बाद में चलकर परमार जी के द्वारा जो था वो जज की पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया गया था। इनके द्वारा जो था वो अलग से जो फ्रीडम के लिए एक्टिविटीज़ थी उनमें पार्ट लिया गया। फिर इनको जो है वो राजभगत ना होने के संदेश में सिरमौर राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। साथ में ही ध्यान रखना है कि ये पहले मुख्यमंत्री बनते हैं 1952 से लेकर 1956 तक हिमाचल के। तो ये जो है वो पच्छाद जो विधानसभा क्षेत्र है, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र जो कि सिरमौर जिले का क्षेत्र है,
वहाँ से जो था वो संबंध रखते थे। दूसरा 1952-56 के बाद दूसरी बार ये 1963-67 में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये संगड़ाह विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही ये आता है। तीसरी बार ये मुख्यमंत्री चुने गए 1967-1972 तक, तो ये रेणुका विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुने गए थे। चौथी बार ये मुख्यमंत्री चुने गए 1972 से 1977 तक, तो ये रेणुका विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुने गए थे। उसके बाद इन्होंने एकदम से रिज़ाइन दे दिया था बीच में ही। तो इनके रिज़ाइन देने की कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं थी, परंतु कहा जाता है कि उस टाइम इंदिरा गांधी के द्वारा भी इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप कंटिन्यू रहें, मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें। इन्होंने बात नहीं मानी थी और इन्होंने पूर्णतः रूप से यहाँ से जो था वो रिज़ाइन कर दिया था। फिर 1977 में ही जो है जो कार्यकाल रह गया था, तो रामलाल ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। फिर से जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो एक प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। तो रामलाल ठाकुर तो मिड टर्म में चुने गए थे क्योंकि वाईएस परमार ने रिजाइन दे दिया था। तो 1977 में फिर शांता कुमार जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। बेसिक से क्वेश्चंस हैं परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं प्रपोजल फॉर द फुल स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। बोलते हैं कि लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का प्रस्ताव कब पेश किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि ये प्रस्ताव पेश कब किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो वो 1969 में पेश किया गया था। पूरी बात इस तरह से होती है कि 1968 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से जो है वो एकमत होकर जो है वो पूर्ण राज्य का ये जो दर्जा देने की मांग जो है वो इसको उठाती है और एक प्रस्ताव जो है वो पारित कर देती है। 1968 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ये कर देती है। फिर 1969 में लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य होने का ये प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाता है। फिर उसके बाद 18 दिसंबर थी 1970 ईयर था। 18 दिसंबर 1970 को जो था वो भारतीय संसद के द्वारा यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा एकमत से जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया जाता है। अच्छा, 18 दिसंबर 1970 को ये पारित कर दिया जाता है। फाइनली हमें देखने को मिलता है कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल ही जाता है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल 18वें नंबर का जो है वो स्टेट बनता है। 18वें नंबर का स्टेट बनता है और वाईएस परमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। और वो भी आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम प्रधानमंत्री जो हुआ करती थी वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि हिमाचल अब पूर्ण राज्य बन गया है। ठीक है जी। उससे पहले क्या स्टेटस था? उससे पहले स्टेटस कुछ इस तरह से था कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भी रहा था। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना दिया गया था और 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना रहता है। केंद्र शासित प्रदेश भी बीच में रहता है परंतु फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और 15 अप्रैल 1948 को आपको पता ही है हिमाचल जो था वो गठन इसका किया गया था। तो हिमाचल की एक शेप आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द टाइटल ऑफ रूलर ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट रेज्ड या फिर चेंज्ड फ्रॉम राणा टू राजा। तो बोलते हैं कि क्योंथल रियासत के शासक की उपाधि राणा से कब बदली गई थी या फिर बढ़ा दी गई थी और राजा कर दी गई थी। अगर हम क्योंथल की बात करते हैं तो क्योंथल भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है और क्योंथल प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना गिरिसेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1211 ईस्वी में जो था वो गिरिसेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये बात कब की है कि जब यहाँ के जो राणा हुआ करते थे उनका जो टाइटल था उनको बढ़ा दिया गया और राजा कर दिया गया। तो ये बात है 1857 की। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1857 में जो था वो क्या हुआ, एक आंदोलन होता है जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 1857 के विद्रोह में क्योंथल के जो राणा होते हैं उनका नाम संसार सेन था। संसार सेन ने अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर की थी। अब अंग्रेजों की सहायता जब यहाँ पर की थी इन्होंने, तो इनको इसके बदले जो था वो एक उपाधि भी दी गई। इनको राणा के बजाय राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी। राजा की उपाधि दी गई थी। इनको खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी। तो ये 1857 में अंग्रेजों का साथ देने के लिए इनको तोहफा दिया गया था, इनाम दिया गया था। अगर हम बात करते हैं क्योंथल रियासत की तो 1211 में गिरिसेन ने इसकी स्थापना की थी। 1379 में हमें देखने को मिलता है कि ये रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो है वो आ जाती है। 1800 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है कि जो क्योंथल रियासत है उसके अधीन 18 ठकुराइयाँ जो था वो हुआ करती थी।
बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि सिरमौर जो शिमला शहर है, शिमला शहर भी जो था वो क्योंथल रियासत के अधीन ही आता था, और क्योंथल के राजा जो थे उनके द्वारा 1884 में जो शिमला में कसुम्पटी नामक जगह आती है, कसुम्पटी को जो था वो ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया गया था, लीज पर दे दिया गया था। और क्योंथल रियासत के जो अंतिम शासक हमें देखने को मिलते हैं वो कौन थे, वो हितेंद्र सेन थे। तो हितेंद्र सेन का नाम भी आपने ध्यान रखना है। क्योंथल रियासत की राजधानी जुंगा में जो था वो हुआ करती थी, तो इसकी राजधानी भी पूछी जा सकती है, जुंगा में इसकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। और क्योंथल के बारे में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आपने जान लिए, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज। तो हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक आदान प्रदान द्वारा किया गया विवाह क्या कहलाता है? तो इंटर फैमिलियल जो एक्सचेंज होती है उसको क्या कहते हैं? मतलब दो फैमिलीज के बीच में आदान प्रदान होता है, तो उसको जो है वो क्या कुआ ब्याह कहा जाता है, क्या जिंड फुक कहा जाता है, क्या दान पुन कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो उसको नन ऑफ दीज कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो इंटर फैमिलियल एक्सचेंज होती है, पार्टनर एक्सचेंज होते हैं, वो बट्टा सट्टा में सिस्टम में होते हैं, जो कि गद्दीज के बीच में प्रचलित है। बट्टा सट्टा उसको कहते हैं, बट्टा सट्टा गद्दीज के बीच में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, लड़का अपनी बहन के बदले में, कज़न के बदले में जो है वो लड़की ले आता है, अपने पार्टनर को ले आता है, तो उसको बट्टा सट्टा कहते हैं। तो ऐसे तो पता होगा आपको कि बट्टा सट्टा जो है वो मैरिज बाय एक्सचेंज है, इस तरह से है, परंतु जब ऑप्शन में नहीं दिया गया होता ना, तो कई बार दिमाग नहीं जाता बट्टा सट्टा की ओर, और जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं उन्हीं को देखकर कुछ भी टिक कर देगा, जिंड फूक कर देगा, बराड़ फूक कर देगा, दान पुन कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि गद्दीज के बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप आते हैं, जिसमें से जो है वो एक आता है बट्टा सट्टा, और बट्टा सट्टा में एक्सचेंज जो है वो होता है। यहाँ पर कुछ एक मैरिज के टाइप हम देख लेंगे जो अलग अलग ट्राइब कम्युनिटीज़ के बीच में आते हैं। सबसे पहले तो गद्दीज के बीच में जो बट्टा सट्टा आता है, एक्सचेंज वाला सिस्टम जो होता है वो इनके बीच में जो है वो होता है, गद्दीज के बीच में। तो यहाँ पर देखिए बट्टा सट्टा जो है वो दिया गया है। दान पुन की अगर हम बात करें तो दान पुन जो है एक कॉमन टाइप का मैरिज होता है। झिंड फूक की बात करें, झिंड फूक को बराड़ फूक भी कहते हैं। लड़की जो है वो अपने लवर के साथ जो है वो भाग जाती है और पेरेंट्स की सहमति इसमें नहीं होती। एक झंझाड़ा होता है, झंझाड़ा भी गद्दीज के बीच में आता है। इसमें मैरिज बाय अलॉटमेंट होती है, इसमें कंसेंट एग्रीमेंट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है रिलेटिव्स के बीच में। और एक घर जवांतरी होता है, मतलब लड़का जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है वो लड़की या फिर अपने ससुराल में जो है वो काम करता है। तो ये होता है घर जवांतरी। उसी तरह खसास के बीच में प्राइनो, गदर, ब्याह, ये मैरिज के टाइप आते हैं। पंगवाल्स की अगर हम बात करते हैं तो पिट चुक, डोगरी, ये मैरिज के टाइप आते हैं। और टोपी लाना यहाँ पर विडो मैरिज का टाइप जो है वो आता है। स्वांगलास के बीच में देखेंगे तो तसुत वाकची आता है, ये तो डाइवोर्स का टाइप है। कुआ ब्याह इनके बीच में आता है, मजमी ब्याह इनके बीच में आता है, रुस्ताते ब्याह जो है वो इनके बीच में आता है। तो ये खसास, पंगवाल्स, गद्दीज और स्वांगलास के बीच में मैरिज के टाइप आते हैं। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइनो किस तरह का मैरिज का टाइप है। तो प्राइनो खसास के बीच में मैरिज का टाइप है, परंतु किस तरह का है, तो ये लव मैरिज का टाइप जो है वो इनके बीच में आता है। गदर इनके बीच में जो है वो किस तरह का मैरिज का टाइप आता है, और गदर इस तरह का मैरिज का टाइप होता है, इसमें लड़की लड़के के घर में चली जाती है, वेडिंग की सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं और उसको गदर टाइप में कह देते हैं। ब्याह की अगर हम बात करें तो ब्याह में क्या होता है, ये पेरेंट्स के द्वारा जो है एक मैरिटल स्टेटस जो है, मैरिटल सेटलमेंट जो है वो कराई जाती है, तो वो ब्याह के रूप में जो है वो आ जाता है कॉमन। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये मैरिज के टाइप हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं, परंतु ज़रूरी होता है इस तरह से रिवाइज करना, इस तरह से एक बार इनको देखना, ताकि एग्जाम में अगर पूछे जाएं तो ये भूले ना। ऊपर से अगर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम के साथ साथ। क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं तारिणी संस्कृति पाठशाला वॉज वन ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि तारिणी संस्कृत पाठशाला हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ करता था? तो ये तारिणी संस्कृत पाठशाला के बारे में मैंने पिछले कल ही आपको बताया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो तारिणी संस्कृत पाठशाला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। पिछले कल हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31। इस तरह से टेलीग्राम पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।